बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अली। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे जो है अल्टरनेटिंग करंट। लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप कोशिश कीजिए कि इस लेक्चर को पूरा सुनें, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में तकरीबन तमाम चैप्टर की चीज़ों को समराइज़ किया है और आपको वो टिप्स एंड टेक्निक्स बताई हैं इस चैप्टर में जिससे आप टॉपिक्स को आसानी समझ सकते हैं। तो लिहाजा केयरफुली और कंसंट्रेशन के साथ कोशिश करें इसको हेडफोन्स लगा कर सुने ताकि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो लेक्चर पर बरकरार रहे। तो अल्टरनेटिंग करंट या लेट्स से इलेक्ट्रिक करंट को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एज ए डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। मैं सिंपल डेफिनेशंस के साथ चलूँगा ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में ना लेकर जाऊँ और सरफेस नॉलेज के साथ साथ आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। डायरेक्ट करंट विच डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसकी एक डायरेक्शन कि ये पॉजिटिव से फ्लो करेगा नेगेटिव की तरफ और कंटिन्यूसली इसी सेम डायरेक्शन को मेंटेन करेगा। इसका जो सिंबल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल जो हाई पोटेंशियल और ये एक नेगेटिव टर्मिनल जो कि लो पोटेंशियल है। अल्टरनेटिंग करंट विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वक्त के साथ ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। इसका सिंबल ये एक सर्कल है, उसमें एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। अब अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में फ्लो कैसे करता है, मतलब हाउ डज द डायरेक्शन चेंजेस। तो लेट से आपके पास एक सर्किट है जिसमें एक अल्टरनेटिंग सोर्स है और एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। अब अल्टरनेटिंग करंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? लेट से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर होगा तो सर्किट की ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव हो जाएगी और करंट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हम कंज्यूम कर चुके, अब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो पोलैरिटी रिवर्स होगी, यानी ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन जो करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखिए अभी एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, यानी वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। और क्या हुआ कि सर्किट में करंट एक मरतबा क्लॉकवाइज फ्लो किया है तो उससे अगली पोलैरिटी में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो किया, यानी करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूं फ्लो करेगा। अब ऐसे कितने साइकिल्स हमें पर सेकंड रिसीव होते हैं? तो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, यानी एक सेकंड में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो 50 टाइम्स क्लॉकवाइज और 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। लेकिन ये काम इतना स्पीडीली हो रहा है कि हमें चीज़ों में फ्लक्चुएशंस या हमें चीज़ों के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी है वो फील नहीं होती। इसी तरह अब हम चलेंगे कुछ आगे फर्दर डेफिनेशंस पर, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अल्टरनेटिंग करंट की सबसे पहले हम इक्वेशंस पे आ जाएं तो चैप्टर नंबर 15 में हमने अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज पढ़ा था, जिसमें इक्वेशन एक्चुअल में डिराइव की थी हमने, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब उसी इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, या थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, ये यहाँ पर टी लिखा हुआ है, ठीक है, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ और फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1/t। तो आई विल प्रेफर कि आप इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई/t इंटू टी, ताकि मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो हैं उन्हें एक्सप्लेन करना ईजी हो। अब ये जो t स्मॉल t है और कैपिटल T है, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए कैपिटल T है पूरे एक साइकिल का टाइम पीरियड, यानी साइकिल 0 से स्टार्ट होगा और एंड किस पे होगा? इस कैपिटल T पर। और ये जो स्मॉल t है ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, मतलब किसी भी टाइम पर, जैसे अगर टोटल टाइम पीरियड 10 सेकंड है तो 4 सेकंड्स पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या है, 6 सेकंड्स पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या है, तो वो 4 या वो 6 वो हम इस t की जगह पर पुट करेंगे। सो यहाँ पर दो ग्राफ्स मैंने बनाए हैं, एक वोल्टेज वर्सेस टाइम है और एक वोल्टेज वर्सेस एंगल है, कि किस टाइम पर कौन सा सर्टेन एंगल जो है वो क्रिएट होता है। सो लेट्स से when time is equal to 0, ये मैंने स्मॉल t लिखा है, टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है हम लिखेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई/t। जितनी भी इक्वेशंस हैं इसमें देखेंगे 2 पाई/t 2 पाई/t 2 पाई/t, ये कॉन्स्टेंटली आता रहेगा। फर्क किस में पड़ेगा? इस t की वैल्यू में। तो देखें व्हेन टाइम इज 0,
ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ही होती। अब जो वोल्टेज है हमारे पास उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही। इसका मतलब है व्हेन टाइम इज ज़ीरो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज ऑल्सो ज़ीरो। इसमें एक चीज़ मैं बता चलूँ, ये जो वी नॉट है ये पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इन अ साइकिल, कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल में कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच सकता है। फिर हमारे पास टाइम गुजरता है t/4, ये टाइम t/4 है। पहले मैं आपको साइकिल थोड़ा सेट करना बता दूं, 0 से t तक बनाएं, फिर इसका हाफ कर दें, वो हो जाएगा t/2। फिर इन दोनों इंटरवल्स का हाफ करें, t/2 और 0 का हाफ t/4 होगा, t/2 और t का हाफ 3 t/4 होगा। सो हमने 0 पे चेक किया, अब हम इसे चेक करेंगे t/4 पे। t/4 पुट करेंगे, एंगल π/2 आएगा। यहाँ पर देखें मैंने साथ एंगल भी मेंशन किया, π/2 एट t/4। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 v0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पीक वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है जब पॉइंट t/4 है तो हमारे पास ये वाला पॉइंट हम मेंशन करेंगे, ठीक। टाइम t/2 ये वाला टाइम पुट करेंगे, t/2 पुट करेंगे, साइन पाई आएगा, साइन पाई और 180 डिग्री, तो साइन पाई 180 डिग्री विल अगेन ज़ीरो। इट मीन्स t/2 पे हम फिर ग्राफ के इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेते हैं, साइन पाई या टाइम t/2। 3t/4 पे आंसर आ रहा है 3π/2 विच इज़ 270 डिग्रीज। अब 270 डिग्री पे साइन की वैल्यू -1 होती, सो वोल्टेज की वैल्यू आएगी -v0। तो हम यहाँ पे -v0 को इस पॉइंट के सामने मेंशन करेंगे, -v0 अगेंस्ट दिस पॉइंट। और फाइनली जब साइकिल कंप्लीट होगा तो टाइम एग्जैक्टली टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे v इज इक्वल टू v0 साइन 2π/t और t से t कैंसिल हो जाएगा। साइन 2π और साइन 0 दोनों वैल्यूज सेम है, वोल्टेज विल अगेन बिकम 0। तो हम t पे जाके फिर इसी पॉइंट को, 2π पे फिर इस पॉइंट को इंसर्कल कर लेंगे। अब अगर हम इन पॉइंट्स को कॉन्टिन्यूम प्रोसेस में मिलाएं तो देखें ये भी हमारे पास साइनोसाइडल वोल्टेज बन रही और ये भी हमारे पास साइनोसाइडल वोल्टेज बन रही। तो इन शॉर्ट ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू v0 साइन थीटा या i इज इक्वल टू i0 साइन थीटा, ये हमें हर पॉइंट पर ये इंस्टेंट है, ये इंस्टेंट है, ये इंस्टेंटेनियस है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम फिर v0 यानी पीक वैल्यू भी मेंशन करते हैं। तो हाफ पॉजिटिव है और हाफ नेगेटिव वैल्यू है, तो इसी वजह से ये एक दफ़ा सर्कल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है और एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो इक्वेशंस हमने वोल्टेज से बनाई हैं सेम वैसी वोल्टेज करंट इक्वेशंस भी बन सकती हैं, और डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है 50 हर्ट्ज़ है। ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में भी बार बार देखने को मिल सकती है। इसके बाद कुछ फर्दर डेफिनेशंस हैं पीक वैल्यूज़। अभी हमने देखा कि किसी भी साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती या पॉजिटिव साइड की तरफ या इवन नेगेटिव साइड की तरफ, इसे अगर हम +v0 कह लेंगे तो इसको हम -v0 का नाम दे लेंगे। तो ये है हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड। फिर है पीक टू पीक वैल्यू, कि सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स, इसे पी वैल्यू भी कहते हैं एंड इट इज रिटन एज 2v0, दिस v0 एंड दिस v0। यहाँ पे हमने डायरेक्शन को इग्नोर करना है, मतलब इनकी जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ उनको ऐड अप करना है कि मैक्सिमम जो पीक वैल्यूज़ का सम है वो कितना बनता है, तो वो 2v0 के इक्वल होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसकी डेफिनेशन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC इन अ सर्किट। अब देखें ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। अगर इन दोनों वैल्यूज़ का हम जनरली एवरेज लें तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, मगर ऑल्टरनेटिंग सर्किट में पावर डिसिपेशन ज़ीरो नहीं होती। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं रूट मीन स्क्वायर का। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए ना आप इसे उल्टा पढ़ के देखें, स्क्वायर लेना है फिर मीन लेना है फिर रूट लेना है। जैसे VRMS ये वैल्यू है V0/√2, करंट होगा तो उसे लिखेंगे IRMS और ये हो जाएगा I0/√2। घबराना नहीं है इस इक्वेशन से, बहुत सिंपल इक्वेशन है। क्या करना है आपने, पहले एक ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल बनाना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, फिर उसका मीन लेना है, फिर उसका रूट लेना है, और फिर आप
एंड अप होंगे इस वैल्यू के साथ। तो देखें ये एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल है, ये इसकी पीक वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी नेगेटिव पीक है। अब स्क्वायर क्यों लेना है? ताकि जो नेगेटिव पीक है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाए? पॉजिटिव में। तो नंबर 1 स्टेप हम लेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर लेंगे तो वैल्यूज कुछ यूं डेवलप होंगी। ग्राफ एस्टिमेशन के तहत मैंने ये वैल्यूज बना दी। तो देखें जो नेगेटिव पीक थी वो भी किस में कन्वर्ट हो गई? स्क्वायर में। दूसरा स्टेप है मीन। मीन का मतलब है कि आपने इनिशियल या मिनिमम वैल्यू, ये जो जीरो वैल्यू है, प्लस वी नॉट स्क्वायर, जो वी नॉट स्क्वायर वैल्यू है, और डिवाइड करना है इसको 2 पे। तो देखें क्या आंसर आता है? 1/2 वी नॉट स्क्वायर। मैंने पहले से यहाँ पे एक लाइन लगा के रखी हुई है। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को। तो स्टेप फिर समझ लें कि यहाँ पर वी नॉट वैल्यू थी, स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर लेवल तक मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड जो है वो डेवलप हो गया। फिर इसको हाफ करना है, वी नॉट से 0 का हाफ ये लाइन बनती। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसका रूट लेना है, यानी इस वैल्यू का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये, जिसको मैं रेड एरिया में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लेवल आएगा, ठीक है। अब ये जो लेवल है देखिए, ना तो ये मैक्सिमम लेवल है और ना ही ये मिनिमम लेवल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सर्किट. This is the value of current when it will be measured by a DC ammeter. The DC ammeter will show us the root mean squared value. इस वैल्यू को फर्दर ध्यान में रखना है कि आप लेट से VRMS है तो V नॉट बाय अंडर रूट 2 से RMS, या फिर आपने पीक वैल्यू फाइंड करनी है तो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ VRMS, और यू कैन राइट इट एज 1.41 ऑफ VRMS. एक चीज और बताता चलूं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू RMS वैल्यू के इक्वल होती है व्हेन द फेज एंगल इज 45 डिग्रीज. आपको समझ आ जाएगी क्योंकि अगर आप साइन 45 लें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि अगर आप ये लिखें V इज इक्वल टू V नॉट साइन 45 डिग्रीज, तो आपके पास V इंस्टेंटेनियस का आंसर क्या आ रहा है? V नॉट बाय √2. तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि इंस्टेंटेनियस एंड RMS वैल्यूज आर इक्वल व्हेन द फेज एंगल इज 45 डिग्रीज. इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. इट इज द मेन की रोल इन ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर. यहाँ पर आपने फेज लीड, फेज लैग, फेजर्स, ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें अंडरस्टैंड करना है. सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन के एंगल थीटा जो स्पेसिफाई करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को, इसे फेज कहा जाता है. एंगल 0 है, एंगल π/2 है, एंगल पाई है, ये फेज है. अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में बजाय एब्सोल्यूट फेज के, यानी हम ये देखेंगे जी वोल्टेज की इस वक्त वैल्यू क्या है, करंट की इस वक्त वैल्यू क्या है, हम ये देखेंगे कि वोल्टेज और करंट में रिलेशन क्या है फेज का, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है. तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल स्केच डायग्राम बनाई है. आप बुक से चाहे इसे इतना ना भी डिटेल में जाएं, बस आपने इस डायग्राम पे फोकस करना है और इसको मैं जैसे समझा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करनी है. लेट्स से जो वैल्यू 1 है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये वोल्टेज की वैल्यू है, और जो वैल्यू 2 है ये करंट की वैल्यू है. अब एक चीज़ आप भी देख रहे हैं कि जब टाइम 0 है तो वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम से और करंट स्टार्ट हो रहा है 0 से. अब हमने एक टारगेट सेट करना है. सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे फेजर्स को. फेजर या वेक्टर, वो वेक्टर जो ऑल्टरनेटिंग करंट
का मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करें। लेट्स से एक मैं स्केल डेवलप कर लेता हूं कि वोल्टेज है 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट को मैं अगर स्केल पे कन्वर्ट करूं तो मैं कहता हूं जी मैं इसे एक 4 सेंटीमीटर के वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा 220 वोल्ट को। करंट की कोई भी वैल्यू है, करंट की वैल्यू लेट्स से 10 एम्पेयर है, तो आई से कि मैं एक 3 सेंटीमीटर के वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा करंट को। तो ये वेक्टर, इसकी जो लेंथ है यहाँ पर बुक पे भी आप पढ़ेंगे, या ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है या ये आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ये हम स्केल से डेवलप कर सकते हैं। एक छोटा सा स्केल मैं आपको डेवलप करके दे देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे देखें कि लेट्स से 200 वोल्ट है, तो इफ़ आई से कि 50 वोल्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स 200 वोल्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जहां किसी क्वांटिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी आप एक वर्टिकल वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जहां किसी क्वांटिटी की वैल्यू 0 होगी वहां पे आप एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब एक एक करके मैं इसको आपको समझाता हूँ कि लेट्स से हम सिर्फ वोल्टेज की अगर बात करते हैं, वोल्टेज 0.1 पे मैक्सिमम है, तो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा 4 सेंटीमीटर की। करंट की वैल्यू 0 है, तो करंट की 0 वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा कि ये हो गया करंट। तो ब्लू वेक्टर करंट को और रेड वेक्टर जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता जाएगा। नाउ लिसन, वोल्टेज मैक्सिमम से 0 पे आ गया, 0 पे आ गया तो मैं वोल्टेज का हॉरिजॉन्टल वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, और करंट 0 से मैक्सिमम पे चला गया तो मैं इसके लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब देखें वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया। दो चीजें हुई, एक तो मैक्सिमम हुआ यानी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, दूसरी चीज ऑपोजिट भी हो गया तो हमें वर्टिकल और ऑपोजिट करना पड़ेगा। ये देखें, ये वर्टिकल भी और ऑपोजिट भी। जबकि उसी जगह पे करंट मैक्सिमम से फिर 0 हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा 0 के लिए? हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वोल्टेज फिर नेगेटिव से 0 पे आ गया, 0 पे आ गया तो हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। ये हमने वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल कर दिया। करंट इस पॉइंट पे नेगेटिव मैक्सिमम हो गया, फिर वही काम मैक्सिमम भी और नेगेटिव भी, तो मैक्सिमम के लिए वर्टिकल और नेगेटिव के लिए ऑपोजिट। एंड फाइनली वोल्टेज फिर अपनी पॉजिटिव पीक पर, तो पॉजिटिव वर्टिकल। करंट फिर से 0 पे हो गया तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग और सब्र तलब काम है इसको समझना। अगर आप इसे ठहर ठहर के समझेंगे, वोल्टेज मैक्सिमम है वर्टिकल, 0 है हॉरिजॉन्टल, नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव वर्टिकल, 0 हॉरिजॉन्टल, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव। अगेन वॉच द करंट, करंट 0 हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम वर्टिकल, 0 हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम वर्टिकल, 0 हॉरिजॉन्टल। एक चीज आपने देखी कि अगर दोनों पॉइंट्स का, दोनों वेव्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है तो एक फेज रिलेशन इनके दरम्यान एग्जिस्ट करता है। और फेज रिलेशन बड़ी आसानी यहाँ से समझ आता है कि वोल्टेज और करंट के दरमियान हर पॉइंट पर, या वोल्टेज और करंट कर्व के हर पॉइंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितने डिग्रीज है? 90 डिग्रीज है। तो हम कहेंगे जी कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो π/2 रेडियंस है या फिर 90 डिग्रीज है। अब अगर आप एक चीज़ पे और गौर करें, ये दोनों वेक्टर्स हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते नजर आएंगे। जैसे इस पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पे देखें ब्लू वेक्टर और रेड वेक्टर, अगले पॉइंट पर देखें इसको अगर मैं एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज टर्न दूं, ब्लू वेक्टर रेड वेक्टर, फिर एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज टर्न दूं, रेड वेक्टर ब्लू वेक्टर, फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न दिया, रेड और ब्लू,
अगेन फाइनली हम उसी पॉइंट पर एंड अप करते हैं, रेड और ब्लू, और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी था। तो देखें एक साइकिल भी कंप्लीट हुआ है, हमें इन वेक्टर्स ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके भी दिखाया। अब थर्ड पॉइंट यही है कि जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये वेक्टर्स रोटेट करेंगे असल में वही एंगुलर वेलोसिटी किसकी है, करंट की भी है। तो ये फेज लीड और फेज लैग, बस इतना याद रखना है, जहां कोई क्वांटिटी मैक्सिमम होगी हम उसे वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे, जहां कोई क्वांटिटी जीरो होगी हम उसे हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे। और इस चीज़ से घबराना नहीं है कि एक दफ़ा पॉजिटिव कर दी एक दफ़ा नेगेटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो हम वेक्टर की डायरेक्शन भी पॉजिटिव रखेंगे, डायरेक्शन नेगेटिव होगी तो हम वेक्टर की डायरेक्शन भी नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ तक इस पार्ट को अगर आप बार बार सुने, देखें, समझें और खुद से ड्रॉ करना है आपने, ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो। अब एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट की तरफ आऊँगा, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। किसी भी ग्राफ में बहुत ही अहमियत की हामिल होती है ये कॉन्सेप्ट स्लोप का, कि स्लोप होता है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, द क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। इसे राइज ओवर रन भी कहते हैं। राइज के हाउ मच हाइट यू आर गोइंग टू अटेन एंड हाउ मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डू यू कवर। सो सिंपल डेफिनेशंस पे याद रखना, क्योंकि जो चीज़ मैंने मेजरली समझानी है बस आपने वो उस पर फोकस करना, क्योंकि स्लोप में बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स भी हैं। राइज ओवर रन, इन शॉर्ट परपेंडिकुलर ओवर बेस या वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज टेंजेंट थीटा। हम ये वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं ताकि आपको स्लोप के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स, किस चीज़ को हम नाम देते हैं मैक्सिमम स्लोप का। लेट्स से आपके पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का ग्राफ है, उसमें बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का मतलब है कि इसकी वाई वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन लेट्स से कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी देर इज डेल्टा वाई बट देर इज नो डेल एक्स। सो स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स। अब डेल वाई की वैल्यू तो ज़ीरो नहीं है, मगर डेल एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी। सो आपने याद रखना है, एक वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिटी होती है और इसी स्लोप को हम नाम दे सकते हैं मैक्सिमम का। नाउ लुक, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं जीरो स्लोप का। हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी इसकी कोई चेंज नहीं है लॉन्ग वाई एक्सिस, तो लॉन्ग वाई एक्सिस इट विल बी इक्वल टू जीरो, बट ये चेंज हो रही है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब स्लोप क्या होगी, डेल वाई ओवर डेल एक्स। अब डेल वाई तो ज़ीरो है लेकिन डेल एक्स ज़ीरो नहीं है, मगर फिर भी ज़ीरो ओवर समथिंग आंसर ज़ीरो आएगा। तो अब आपको क्या याद रखना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो ज़ीरो होती है और एक वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम होती। कांस्टेंट स्लोप क्या होती, एक क्वांटिटी जो जितना आगे बढ़े उतना ऊपर भी जाए, जितना आगे बढ़े उतना बुलंद भी होती जाए, जितना आगे बढ़े उतना बुलंद भी होती जाए। यानी आप यूँ कह लें कि जितना डिफरेंस वाई एक्सिस में इसमें आ रहा होगा उतना ही डिफरेंस एक्स एक्सिस में आएगा, तो हम कहेंगे जी स्लोप इज कांस्टेंट। जैसे आई वी ग्राफ है तो इसमें स्लोप एक कांस्टेंट स्लोप है, वो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो हम कहते हैं जी कंडक्टर की कंडक्टेंस कांस्टेंट है, जो टेम्परेचर से या डिफरेंट चीज़ों से वेरी करेगी, जैसी वेरी करेगी ग्राफ भी अपनी मेन ओरिजिनल लाइन से डेविएट कर जाएगा। सो यहाँ तक मैं फिर चीज़ों को मेमोराइज करवाने के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप होती है मिनिमम या ज़ीरो। अब एक गौर से चीज़ देखनी है आपने कि आपके पास एक ग्राफ है और फिर इसी तरह ये ग्राफ है। अगर आपको यूं लगे कि लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है, तो मीन्स वो मैक्सिमम से किस तरफ जा रही है, मैक्सिमम से जा रही है मिनिमम की तरफ, तो हम कहेंगे जी स्लोप इज डिक्रीजिंग। अगर आपको यूं लगे कि लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, तो फिर वो मिनिमम से किस तरफ जा रही, मैक्सिमम की तरफ, तो फिर हम कहेंगे जी स्लोप इज इंक्रीजिंग। जैसे ये दो ग्राफ आपके सामने बने हुए हैं, लेट्स से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब स्लोप फाइंड करने के तरीके में देखें, यहाँ पे tan थीटा लिखा ना, tan थीटा से आपने टेंजेंट याद रखना है। आपने हर पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। लेट्स से ये कर्व का पॉइंट है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया।
ये भी कर्व का पॉइंट है। टेंजेंट वो लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब सिर्फ पैटर्न गौर से देखें। स्टार्ट में लाइन हॉरिजॉन्टल है और फिर ये लाइन आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल होती जा रही है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है। जीरो से स्लोप इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मिनिमम से स्लोप मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। तो आप इसको क्या कहेंगे? आप सिंपल कहेंगे जी द स्लोप इज इंक्रीजिंग, द स्लोप इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो टेंजेंट है, फिर ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, फिर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब क्या हो रहा है? लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होती जा रही है, इन्फिनिट स्लोप से जीरो स्लोप की तरफ जा रही है या मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है। सो हम इस ट्रेंड को कहेंगे जी स्लोप इज डिक्रीजिंग। अब यहीं से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल है तो याद रखें उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट या जहां पे कर्व जीरो लाइन को टच करेगी ना, स्लोप मैक्सिमम होगी, और जो पीक वैल्यू होगी वहां पे जाके स्लोप जो है वो जीरो हो जाएगी। सो इसको बहुत केयरफुली इसको समझना है, स्लोप इंक्रीजिंग एंड स्लोप डिक्रीजिंग, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है जिसपे आपको एसी थ्रू कैपेसिटर और इंडक्टर समझ आने। अदरवाइज आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो आप एसी थ्रू इंडक्टर और कैपेसिटर को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगेन लिसन, ये है इंक्रीजिंग स्लोप कि लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही, और ये है डिक्रीजिंग स्लोप कि लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही। क्यों ये डिस्कस कर रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट के? इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट स्लोप्स हैं। कैपेसिटर सर्किट में QT ग्राफ है, इंडक्टर सर्किट में IT ग्राफ है। अब Q बाय T, Q है y एक्सिस पर, टाइम है x एक्सिस पर, तो y बाय x Q डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम सब जानते हैं कि Q और T जो कर्व है वो करंट के इक्वल होती। फिर इसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला V प्रोपोर्शनल टू I ओवर T। तो अगर हम I और T के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो I और T की जो स्लोप है वो हमें क्या देगी? वोल्टेज देगी। अब देखें, मैं यहाँ पर पहले पॉइंट्स मेंशन करता जाऊंगा और आपको यहाँ पे ग्राफ डिजाइन करके दूंगा कि आपने स्लोप से ग्राफ डिजाइन कैसे करना है। स्टार्टिंग पे अभी हमने देखा कि स्लोप मैक्सिमम है। अब ये याद रखना है, करंट जो है वो स्लोप ऑफ QT कर्व है। जब मैं कहूँ स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम है, इट मीन्स करंट मैक्सिमम है। जब मैं कहूँ स्लोप मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है। अगेन लिसन, QT कर्व की स्लोप है करंट। अगर मैं कहूँ स्लोप मैक्सिमम है तो इट मीन्स करंट मैक्सिमम है। नाउ लिसन, जब ये पॉइंट जीरो पर है, यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकल किस स्लोप को रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम को, तो करंट मैक्सिमम है। इस पीक पे आपने देखा कि स्लोप जीरो हो जाती, इसका मतलब है कि करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पे आके स्लोप की डायरेक्शन यानी ऑपोजिट हुई है तो करंट भी मैक्सिमम होगा मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे फिर स्लोप जीरो है तो फिर से हम हॉरिजॉन्टल ये जीरो लाइन को टच करेंगे। फिर स्लोप मैक्सिमम है, हम फिर मैक्सिमम लेवल पे आ जाएंगे। तो देखें, अब अगर यहाँ से मैं कर्व ड्रॉ करूँ तो ये कर्व इन पॉइंट्स को टच करते हुए इस तरीके से डेवलप होगी। सो QT कर्व की स्लोप को रीड करते हुए मैंने IT कर्व जो है वो ड्रॉ कर ली। स्लोप मैक्सिमम यानी करंट मैक्सिमम, स्लोप जीरो तो इसी के नीचे करंट जीरो, स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम, करंट नेगेटिव मैक्सिमम, स्लोप जीरो, करंट जीरो, स्लोप मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। फाइनली इसी तरह करंट टाइम ग्राफ पे आ जाए। ये ग्राफ आप खुद भी कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से इसे ड्रॉ कर सकें। तो देखें, करंट और टाइम की स्लोप इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। अब हमें IT कर्व की स्लोप से क्या मिलनी है? EMF या वोल्टेज। तो जहां मैं कहूं कि IT ग्राफ की स्लोप मैक्सिमम है मींस वोल्टेज मैक्सिमम है। स्लोप जीरो हो गई, वोल्टेज जीरो हो गया। स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम, वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम। स्लोप जीरो, वोल्टेज जीरो। स्लोप मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम। तो देखें, इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं, जोड़ें तो हमें
एक कर्व मिलेगी वोल्टेज और टाइम के दरमियान। तो इस चीज़ को बारहा प्रैक्टिस करें, देखें, समझें, क्योंकि बच्चों आपने जितना अच्छा इन डायग्राम्स को समझ लिया ना, आगे चैप्टर ये बहुत इजी है, बस इसकी टेक्निकलिटीज़ जो है वो मुश्किल है। तो जहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो सकती हो मैक्सिमम स्लोप, जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन टेंजेंट बनेगी मिनिमम स्लोप, और स्लोप कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होती, जैसे QT ग्राफ की स्लोप करंट है, इस IT ग्राफ की स्लोप प्रोपोर्शनल है EMF के। तो यहाँ तक स्लोप का कॉन्सेप्ट हो गया। और फाइनली अब आपको मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा एक ब्रीफ समरी व्यू दे दूँ कि हम इस चैप्टर में आगे फर्दर क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम कुछ सर्किट्स पढ़ेंगे जैसे AC थ्रू, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इनको अलग अलग सर्किट्स में पढ़ेंगे। फिर एक ही सर्किट में रजिस्टर, कैपेसिटर, फिर रजिस्टर, इंडक्टर लगाएंगे सीरीज में, फिर तीनों कंपोनेंट्स को सीरीज में लगाएंगे और तीनों कंपोनेंट्स को पैरेलल में लगाएंगे। और इन 6 सर्किट से बिल्कुल घबराना नहीं है। इन 6 के 6 सर्किट्स में सिर्फ 3 चीज़ें आपने केयरफुली ऑब्जर्व करनी है। नंबर 1 कि वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज क्या है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, ठीक है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। फिर फेज देखने के बाद आप पावर डिसिपेशन देखेंगे कि पावर कितनी डिसिपेट हो रही, और फिर इम्पीडेंस सादा लफ्जों में रेजिस्टेंस को कहते हैं कि क्या ऑपोजिशन है जो ये सर्किट किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को अपोज करने के लिए ऑफर कर सकता है। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स मेरी ताकीद है कि आप इस लेक्चर को बार बार सुने और इसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उन्हें खुद भी ड्रॉ करें, लेक्चर से हेल्प लें, लेकिन आपकी जितनी खुद प्रैक्टिस होगी आप उतना अच्छा जो है पेपर में परफॉर्म कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।